यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज डे 2 है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से करंट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। बाकी जानकारी हमने पहले डे फर्स्ट में आपको दे दी कि कैसे पेपर आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैंने पहले पेपर में दे दी। यानी टोटल एक जीएस पेपर में आपको 4000 वर्ड लिखने रहते हैं। पहला 10 क्वेश्चन जो रहता है वो 150 वर्ड का रहता है। लास्ट 10 क्वेश्चन वो 250 वर्ड के रहते हैं। ठीक है, समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है और एक क्वेश्चन पर अप्रॉक्स जो है 8 मिनट आपको मिलेंगे। तो जैसा अभी साइक्लोन चर्चा में है, ठीक है, तो इन सब को यानी बिपरजॉय जो है ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ कब जो है यह फैक्चुअल जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यानी कौन कौन से चक्रवात होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है फॉर्म होने की। अब इससे देखते हैं मेंस क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मेंस क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि चक्रवात जो है, चक्रवात तटीय क्षेत्रों के लिए जोखिम उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हैं। चक्रवातों के निर्माण और विशेषताओं पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। जैसे आपको मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो आपसे जो आपने ट्रेडिशनल किताबें पढ़ी हैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। खासकर इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी में वो करंट बेस्ड मुद्दों को बनाकर पूछता है और आपकी बेसिक जानकारी इसमें इंक्लूड करके आपको लिखनी रहती है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, अगर हल करने के दृष्टिकोण को समझे उत्तर में, तो सबसे पहले आप चक्रवात का संक्षिप्त जो है उसको परिभाषित करेंगे और यह बताते हुए कि तटीय क्षेत्रों के लिए किस प्रकार जो है जोखिम उत्पन्न करते हैं। यहाँ से आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, चक्रवात के निर्माण की जो है, देखिए चक्रवात के निर्माण की विशेषताओं को की बात पूछा है। तीसरे पार्ट में आप लिखेंगे विशेषताओं और प्रभावों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपको ये आंसर लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप किसी आंसर को लिखना चालू करते हैं, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया, परिचय में क्या लिखना है। चक्रवात के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो चक्रवात एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणालियों से संबंधित है जो व्यापक विनाश का कारण बन सकते हैं तथा इनसे तटीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। समुद्र से निकटता, एक सेकंड, समुद्र से निकटता के कारण विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों को चक्रवात प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तेज हवाएं चलती हैं, भारी वर्षा, तूफानी लहरें इन प्राकृतिक आपदाओं की विशेषताएं हैं। जैसा आपने बिपरजॉय में गुजरात राजस्थान में आपने देखा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होती है, भारी वर्षा, तूफानी लहरें आती हैं, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आप जो महसूस कर रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चक्रवात के बारे में, आप वही इंट्रोडक्शन से वही शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब मुख्य भाग आपको हेडिंग नहीं डालनी है। ठीक है, ना तो इंट्रोडक्शन डालना है, सीधे लिखना चालू करना है। चक्रवातों का निर्माण, ये हेडिंग डाल सकते हैं। तो चक्रवातों का निर्माण कैसे होता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे जब गर्म नम पवनें समुद्र के ऊपर की ओर उठती हैं तब चक्रवात बनता है। पवनों के ऊपर उठने से उसके बीच एक कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी लो प्रेशर का एरिया बनता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम फिगर भी बनाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद इस कम दाब क्षेत्र की ओर के आसपास उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर से पवने का प्रवाह होता है। समुद्र के ऊपर ठंडी पवनों का यह समूह गर्म और नम हो जाता है तथा ऊपर की ओर इसका प्रवाह होता है। इससे एक और कम दाब क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, यानी आपको ये तो पता है कि हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह चक्र चलता रहता है और समुद्र से जल जो है वाष्पित होने के परिणाम स्वरूप पवन क्षेत्र में बादल बनते हैं, जिससे तूफान प्रणाली का विकास होता है। इस तूफान प्रणाली को घूर्णित होने से चक्रवात के केंद्र में आंख या आई का विकास होता है। चक्रवात की आंख जो है एक लो प्रेशर का एरिया होता है या निम्न जो है वायुदाब क्षेत्र का एरिया होता है। तो ये चक्रवातों के निर्माण की बात हो गई। अब चक्रवात के निर्माण की विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में क्या लिखेंगे, आप उसमें एक पॉइंट लिखेंगे, वे बड़ी वायरसियाँ कम दाब वायुदाब वाले केंद्र की ओर जो है घूमती हैं। तो यहाँ पर देखिए यही फिगर आपको बनाना है। ठीक है, ये वाला नहीं बनाना, यही वाला फिगर बनाना है आपको। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें इन्हें विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनसे खराब मौसम परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, जैसे बादल, भारी वर्षा, तूफान। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, इस उत्तरी गोलार्ध में इनका प्रवाह वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, इनका विकास भूमध्य रेखा के आसपास समुद्र
कि गर्म जल के 27 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये इसकी जो है चक्रवात की विशेषताएं आपको लिख देना है, और इसमें ये फिगर नहीं बनाना है, लो प्रेशर वाला एरिया बनाना है, ठीक है। तो यहाँ जो हवाएं आ रही हैं ये जो है उसके जस्ट बगल में हाई प्रेशर का एरिया भी डेवलप हुआ होगा। तो यहाँ से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं, और इससे जो है जब सागर का तापमान ज़्यादा होता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडा होकर जो है इधर बारिश करती हैं, ठीक है। ये बीच में आप जो है डिनोट कर देंगे इसके आई को, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव तीसरा जो पार्ट है उसमें लिखेंगे, इसमें तेज हवाएं इमारतों, बुनियादी ढांचे, वनस्पतियों में व्यापक विनाश का कारण बन सकती हैं। भारी वर्षा से बाढ़ आती है जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, संपत्ति का नुकसान, आवश्यक सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तूफान से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के साथ निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं या डूब जाते हैं, और तट रेखा का, कोस्टल लाइन या तट रेखा का क्षरण होता है यानी विनाश होता है। चौथा लिखेंगे, परिवहन और संचार प्रणालियों में व्यवधान में आपातकालीन प्रक्रिया होने वाली क्षति की पुनर्बहाली के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, क्षतिग्रस्त विद्युत बुनियादी ढांचे के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। इसके बाद लिखेंगे, बाढ़ के कारण जल स्रोतों को दूषित होने और जल जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। फिर लिखेंगे, लोगों का उनके घरों से होने वाला विस्थापन अस्थायी दीर्घकालिक विस्थापन के साथ संसाधनों का अधिक दबाव का कारण बनता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि हमने जो है पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है। यही चीज़ आप पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपको समझने में भी आसानी। तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं इसको, एक ही दो पैराग्राफ में, लेकिन इसको पॉइंट वाइज लिखिए। और जो आप चक्रवात के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं वही चीज़ें इसमें लिखनी है। अब इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इसके निष्कर्ष में लिखेंगे, चक्रवात जो है तटीय क्षेत्रों के जोखिम उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हैं। चक्रवात के प्रभाव को कम करने और तटीय समुदायों को सुरक्षा हेतु प्रभावी आपदा तैयारी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, समन उपाय करना आवश्यक, यानी इसमें सुझाव की बात कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऑब्जर्व करिए, अपने बेसिक नॉलेज को करंट को मिलाकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर करंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही आर्कटिक और में जो है औद्योगिक संदूषण से परमाफ्रॉस्ट का विगलन हो रहा है, ठीक है। नासा ने ऐसा जो है न्यूज़ में था, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बन सकता है, एक अध्ययन के अनुसार विगलन परमाफ्रॉस्ट विरासत में औद्योगिक संदूषण के साथ हजारों साइटों के लिए एक पर्यावरणीय खतरा बन गया है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक क्षेत्र में विषाक्त पदार्थ का प्रसार हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें आपको परमाफ्रॉस्ट क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रीलिम्स फैक्ट जानकारी दिया गया है। अब इसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव पर परमाफ्रॉस्ट विगलन यानी परमाफ्रॉस्ट थॉविंग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। परमाफ्रॉस्ट विगलन पे प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का सुझाव दीजिए। 150 वर्ड में आपको लिखना है। अब इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको परमाफ्रॉस्ट के बारे में और उसके विगलन यानी थॉविंग के का वर्णन करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है, यानी सेकंड बात आपको समझनी, इसमें क्या पूछा है, यानी इसको समन के लिए जो परमाफ्रॉस्ट का विगलन हो रहा है, कटाव हो रहा है, उसको जो है कम करने के लिए उपाय आपको जो है सुझाने हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखना, यानी 3 जो है पॉइंट में आपको ये आंसर इसका खत्म करना है। तो सबसे पहले देखिए परिचय में आप क्या लिखें, परमाफ्रॉस्ट का आशय किसी ऐसे स्थल से है जो कम से कम 2 वर्ष तक पूरी तरह से जमा हुआ, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम की स्थिति में रहता है। इसके अंदर पृथ्वी का लगभग 25% भूमि क्षेत्र आता है। ज़्यादातर आर्कटिक, उप आर्कटिक क्षेत्र जैसे उच्च अक्षांश क्षेत्र शामिल हैं। परमाफ्रॉस्ट में बड़ी मात्रा में कार्बन, सूक्ष्मजीव, वायरस होते हैं जो इन स्थलों पर हजारों वर्षों तक संरक्षित रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं परिचय में ही, परमाफ्रॉस्ट विगलन, हमने बताया ना दोनों को परिभाषित करना, परमाफ्रॉस्ट और परमाफ्रॉस्ट विगलन को। परमाफ्रॉस्ट विगलन परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और उसके पदार्थों के पर्यावरण के निष्कासन की प्रक्रिया से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, वर्षा से परमाफ्रॉस्ट विगलन होता है। तो आपने इसमें परमाफ्रॉस्ट और परमाफ्रॉस्ट विगलन यानी थॉविंग को दोनों को परिभाषित कर दिया। अब परमाफ्रॉस्ट विगलन का वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके विभिन्न प्रभाव हैं जैसे, तो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ब्लू पेंसिल लिख पे, या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपके पास टाइम हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट जो है ये हेडिंग डालकर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस
का वायुमंडल में उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ावा मिलता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इससे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन होता है, जैसे मृदा का कटाव, भूस्खलन को बढ़ावा मिलने के साथ पौधों और जानवरों के आवासों को बाधित होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इससे मानव स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, जैसे बुनियादी ढांचे इमारतों को नुकसान पहुंचेगा, रोगाणुओं और विषाणुओं के संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ना, स्वदेशी समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा, जल की गुणवत्ता संबंध में जोखिम उत्पन्न होना। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इससे वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस जो बर्फ और मृदा में जमे हुए होते हैं, इनके टूटने से क्या होता है, इनका निष्कासन से मानव और पशुजन स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसके जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब परमाफ्रॉस्ट विगलन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय हैं, तो उपाय को भी हम इसमें जो है लिखेंगे। तो सबसे पहला उपाय हम इसमें लिख सकते हैं, परमाफ्रॉस्ट विगलन ग्लोबल वार्मिंग की दर को सीमित करने के लिए विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। ठीक है, यानी इसमें एक सब पॉइंट भी लिख सकते हैं, UNFCCC यानी जिसे जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का जो पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल जैसी पर्यावरणीय संधियों पर लागू करना। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, परमाफ्रॉस्ट गतिशीलता प्रक्रिया को समझ तथा इसकी भविष्यवाणी में सुधार के लिए परमाफ्रॉस्ट निगरानी अनुसंधान को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट इसमें उपाय के रूप में लिख सकते हैं हम, इस संदर्भ में इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करना, जैसे पाले के प्रति संवेदनशील मृदा को मोटे दाने वाले पदार्थों से बदलना, थर्मल इंसुलेशन वेंटिलेशन परतों का उपयोग करना, मृदा के गुणों को संशोधित करने के लिए एडाप्टिव्स का उपयोग करना। तो ये सुझाव हम दे सकते हैं। ठीक है, जब तक आप इसके बारे में परमाफ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप ये आंसर नहीं लिख सकते। तो आपको जानकारी होना भी जरूरी है। अब इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, जो डिमांड थी क्वेश्चन का वो हमने लिख दिया। अभी निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिखेंगे, परमाफ्रॉस्ट विगलन तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें इस संदर्भ में लचीलापन बढ़ाने के लिए अनुकूल रणनीतियों के साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु समन यानी कम उसके प्रभाव कम करने के लिए प्रयास शामिल है। इन उपायों को लागू करके हम परमाफ्रॉस्ट विगलन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो आपने सुझाव भी दे दिया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो करंट बेस है या फिर ये न्यूज में रहता ही है, तो इसमें पूछा है हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बताते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु और मौसम प्रतिरूप पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। IOD यानी इंडियन ओशन डायपोल के सकारात्मक और नकारात्मक चरणों से संभावित सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब इसमें हल करने का आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन डायपोल और इसके चरणों पर संक्षेप में रूप में हम परिभाषित कर देंगे और इसकी प्रासंगिकता को भी इसमें लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, इसके विभिन्न क्षेत्रों पर मौसम में जलवायु और मौसम प्रतिरूप के प्रभाव की चर्चा करेंगे, जो इसमें पूछा है। ठीक है, दूसरे पार्ट में ये है पूछा है। तीसरे पार्ट में देखेंगे, इसके अलावा दूसरे पार्ट में इसके सकारात्मक नकारात्मक चरणों से संभावित सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव को इसका विश्लेषण कर देंगे। अंततः जब निष्कर्ष लिखेंगे तो उसमें मुख्य बिंदु को बताते हुए इस संदर्भ में कुछ उपाय भी बता देंगे, जैसा हम पहले करते आए हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन डायपोल जो होता है समुद्री सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर की सतह का तापमान पूर्वी हिंदी महासागर की तुलना में क्रमिक रूप से कम या अधिक होता रहता है। हिंद महासागर द्विध्रुव या इंडियन ओशन डायपोल को भारतीय नीनो भी कहा जाता है। हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्मकालीन मानसून को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, जलवायु और मौसम प्रतिरोध पर इंडियन ओशन डायपोल का प्रभाव। तो सबसे पहले सकारात्मक पूछा है, तो सकारात्मक चरण की बात करेंगे। सकारात्मक चरण में क्या होता है, इंडियन ओशन डायपोल के सकारात्मक चरण के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाता है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर के सतह का तापमान औसत से कम हो जाता है। यह प्रतिरूप पूरे बेसिन में ताप प्रवणता यानी तापमान के अंतर को मजबूत करने के साथ साथ वॉकर सेल को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल। अब इसके प्रभाव की बात करें, प्रभाव में क्या लिखेंगे, तो जब ये सकारात्मक चरण होगा तो इसमें क्या होता है, वर्षा में वृद्धि होती है। यानी इंडियन ओशन डायपोल सकारात्मक चरण में पश्चिमी हिंद महासागर में विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, भारत के पश्चिमी तटों क्षेत्रों पर अधिक वर्षा होती है। इसके बाद दूसरा प्रभाव पड़ता है, दक्षिण पूर्व एशिया में सूखा पड़ता है, क्योंकि पश्चिम की तरफ हिंद महासागर में यहाँ वर्षा मिलती है, जबकि पूर्व की तरफ जो है तापमान हाई प्रेशर डेवलप होने के कारण यहाँ पर सूखा
का कारण बनता है। यानी इंडियन ओशन डायपोल की बात करें तो इसके विपरीत हिंद महासागर पूर्वी हिस्से में सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल के दौरान वर्षा कम होती है, जिससे इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है। इसके अलावा आईओडी का सकारात्मक चरण में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सहित पूर्वी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विकास को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव इंडियन डायपोल का चित्र। तो इसके लिए आप चित्र बना सकते हैं, ये तो 3D में है, लेकिन आपको अगर चित्र बनाना हो तो आप इस तरह चित्र बना सकते हैं। ठीक है, सकारात्मक लिखने के बाद आपको चित्र बनाना है, तो कुछ इस तरह आप इसको बना सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बना दीजिए। यहाँ पर जो है अलग से जो है, यहाँ पर लो प्रेशर दिखा दीजिए, यहाँ पर हाई प्रेशर दिखा दीजिए। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ लगेंगी। यहाँ पर देखेंगे जब सतह गर्म हो जाएगी लो प्रेशर, तो हवाएं ऊपर उठेंगी। हवाएं ऊपर उठेंगी, उसके बाद जो है ठंडा होकर यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ बारिश होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर हवाएं ठंडी होकर यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होगा, फिर इधर जो है इधर लो प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, तो फिर हवाएं नीचे आएंगी, तो ये एक प्रकार का सेल बन जाता है। तो ये पॉजिटिव जो है इंडियन ओशन डायपोल है। इसका जो है सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा कर ले पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल का। तो इससे जो है कृषि, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। यानी पूर्वी अफ्रीका, भारत जैसे कुछ हिस्सों में वर्षा के वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र में लाभ हो सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सकता है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया कम वर्षा होने से फसल की विफलता का कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल से मत्स्यिकी यानी मत्स्य पालन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी इंडियन सकारात्मक आईओडी से समुद्र की धाराओं में परिवर्तन, पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होने से मत्स्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, जिससे मछलियों की संख्या के साथ इसके प्रवासन प्रतिरूप में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। बदलते मौसम प्रतिरूप से सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल के कारण होने वाली वर्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इससे मलेरिया जैसी जल जनित बीमारियां, वेक्टर जनित बीमारियों का योगदान हो सकता है। इसके अलावा इंडियन ओशन डायपोल के नकारात्मक चरण की अब बात करेंगे, तो इंडियन ओशन नकारात्मक चरण से पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम होता है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर में तापमान औसत से अधिक होता है। इस चरण में पूरे बेसिन में ताप प्रवणता कमजोर होती है। सकारात्मक चरण की तुलना में वायुमंडलीय प्रसंचरण अलग तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, अब नकारात्मक की बात कर ली, अब उसके प्रभाव की फिर से चर्चा करेंगे। एक बार सकारात्मक के प्रभाव के देखिए, अब नकारात्मक की बात करें। नकारात्मक में जस्ट सकारात्मक का रिवर्स होता है। तो सकारात्मक, नकारात्मक में देखें, पश्चिमी हिंद महासागर में वर्षा कम होगी। ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशिया में वर्षा वृद्धि होगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये प्रभाव में ये सब जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर निगेटिव होता है। तो जस्ट मैंने बताया था, अगली बार जो है यहाँ पर लो प्रेशर था, इस बार जो है इस तरफ जो है इस तरफ लो प्रेशर बनेगा, इस तरफ हाई प्रेशर बनेगा। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। नहीं, अभी थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। जी बताइए। एक्चुअली क्या आता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपना अकाउंट 811 से अपग्रेड करवाया था, उन्होंने कहा ये कंपलसरी है, तो उन्होंने खोल दिया था। ना मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ना मुझे इससे कोई मतलब है, तो उन्होंने खोल दिया था, तो मैं खुलवा लिया था। लेकिन अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको इसमें कुछ बैलेंस डाल दीजिए, तो मेरे पास उस सब चीज़ का टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का, तो मेरे को ये क्लोज चाहिए। सॉरी। तो निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में जस्ट जो है पॉजिटिव का रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको जो है जस्ट रिवर्स मैप बना सकते हैं। अब इसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बात करें, तो इसका जस्ट रिवर्स जो है कृषि और खाद्य सुरक्षा, पॉइंट वही रह गया, जल संसाधन इकोसिस्टम पर जो है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल में ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे, भारत की इंडियन ओशन डायपोल भारत के उसके पड़ोसी देशों में जलवायु परिवर्तनशीलता की प्रमुख भूमिका रहती है। लाखों लोग पर
इसका सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव होता है, इसलिए इससे होने वाले नुकसान की रोकथाम हेतु योजना बनाने के क्रम में विभिन्न प्रकार का समुदायों पर इंडियन ओशन डायपोल के प्रभाव को समझना, इसकी भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम इंडियन ओशन डायपोल के बारे में क्वेश्चन आता है तो इसको लिख सकते हैं। एक बार पॉजिटिव का लिख लीजिएगा, एक बार निगेटिव का लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था मॉन्ट्रियल कॉनक्यून में, इससे जो है क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 30x30 पहल क्या है? जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर समन के संदर्भ में इससे क्या निर्धारित है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की है। 250 वर्ड में लिखना है। अगर इसको आपको लिखना हो, इस क्वेश्चन को आंसर में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको 30x30 पहल क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो है उद्देश्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसको जो है इंट्रोडक्शन में ये लिख दीजिएगा। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? मुख्य भाग में जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के समन के संदर्भ में जो चुनौतियां हैं निर्धारित उसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसमें जो चुनौतियां विद्यमान उसके बारे में अवसरों पर चर्चा कर लीजिएगा। ये मुख्य भाग में आप ये ले सकते हैं। निष्कर्ष में मुख्य बिंदु बताते हुए सकारात्मक निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो 30x30 लक्ष्य का तात्पर्य 2030 तक विश्व के 30% महासागर स्थलों की सुरक्षा करना है। 30x30 लक्ष्य का उद्देश्य प्रजातियों के बढ़ते नुकसान को रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, जो हमारे आर्थिक विकास का स्रोत है। इस पहल का यूरोपीय संघ G7, भारत सहित 100 से अधिक देशों ने समर्थन किया है तथा यह दिसंबर 2022 तक अपनाने गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य में शामिल है। तो हमने इसके जो है उद्देश्य को लिख दिया और 30x30 लक्ष्य क्या है इसको लिख दिया। तो हमने इस तरह देखेंगे तो इसको जो है दोनों को जो है इसमें इंट्रोडक्शन में लिख दिया। अब मुख्य भाग में जो है देखेंगे तो इस पहल का जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के समन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके द्वारा अन्य वैश्विक लक्ष्यों जो है सतत विकास लक्ष्य, पेरिस जलवायु समझौता के संदर्भ में भी उपलब्धि प्राप्त होगी। मैंकिन्स एंड कंपनी के अध्ययन के अनुसार 30x30 लक्ष्य का हासिल करने से वर्ष 2050 तक प्रतिवर्ष 700 बिलियन तक का आर्थिक लाभ हो सकता है। तो कुछ डाटा भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने भारत के समक्ष कई चुनौतियां और अवसर भी मौजूद हैं। जैसे चुनौतियों की बात करेंगे, चुनौतियों को हम पॉइंट वाइज लिख देंगे, ठीक है। चुनौतियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इसको आपको देख लेना है या आप पढ़ के आप आंसर लिख लीजिए। ये एक मॉडल आंसर है, आप अपने तरीके से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। अब अवसर क्या है, अवसर को भी इस तरह पॉइंट वाइज लिख लेंगे, ठीक है। इसमें अवसर की बात देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई है। अब इसमें निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? इसमें निष्कर्ष लिखें 30x30 पहल पृथ्वी पर प्रकृति और जीवन की रक्षा एक महत्वाकांक्षी वैश्विक प्रयास है जो जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के समन के संदर्भ में इसके महत्वपूर्ण लाभ हैं। लेकिन इसको प्राप्त करने के क्रम में भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। सतत विकास को सुनिश्चित करने के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने में भारत के पास विशेष अवसर उपलब्ध है। तो इस प्रकार इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक आंसर आपको बता दिया कैसे लिखना, दूसरा आंसर बता दिया, ठीक है। तो इसमें आपको मैटर भी दे दिया, इसको आप PDF से ले सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन IAS पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसके अलावा हमारी NCERT की भी क्लासेस चल रही हैं और ठीक है डेली एडिटोरियल भी क्लासेस चल रही है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं। तो मिलते हैं डे 3 में। इसके बाद डे 3 में आपको जो है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से जो है 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे मेंस का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।